आज के लेक्चर में हम एनिहिलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक ऑपरेटर का एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। सेल्फ एडजॉइंट, यूनिटरी और नॉर्मल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये भी स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर हमारा फंक्शनल एनालिसिस का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद फंक्शनल एनालिसिस ख़त्म हो जाएगा। इस लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको दे दिए जाएंगे और उन एमसीक्यूज़ के आंसर्स को हम जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने लगे हैं कि एनिहिलेटर क्या होता है। अगर हमारे पास H एक हिल्बर्ट स्पेस हो और A जो है वो इस हिल्बर्ट स्पेस का कोई सबसेट हो। H हमारे पास क्या है, H हमारे पास एक हिल्बर्ट स्पेस है और A जो है वो इस हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है। हिल्बर्ट स्पेस क्या होती है ये आपको मालूम है। अगर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस कंप्लीट हो तो हम उसको हिल्बर्ट स्पेस कहते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि अगर X हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का एक एलिमेंट है तो इस एलिमेंट को हम कहेंगे सेट A पर ऑर्थोगोनल है। कब कहेंगे हम ऑर्थोगोनल है, याद करें दो वेक्टर्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस के दो एलिमेंट्स कब ऑर्थोगोनल होते हैं, जब उनके इनर प्रोडक्ट का आंसर 0 होता है। यहाँ पर एक हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस का हिल्बर्ट स्पेस का एलिमेंट X है, एक हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस का सबसेट है A। हम कहना ये चाहते हैं कि ये X जो है A पर ऑर्थोगोनल है। अगर ये X A के हर एलिमेंट के साथ ऑर्थोगोनल हो, X का A के हर एलिमेंट Y के साथ अगर इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे X सेट A के हर एलिमेंट पर ऑर्थोगोनल है। हम कहेंगे जो एलिमेंट X है वो सेट A पर ऑर्थोगोनल है। अगर हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस H का एक एलिमेंट X जो है वो इसके एक सबसेट A पर ऑर्थोगोनल है तो हम उसको इस नोटेशन के साथ लिखा करते हैं। हम इसको पढ़ेंगे X इज ऑर्थोगोनल टू A। अगर हमारे पास H एक हिल्बर्ट स्पेस है, A इसका सबसेट है। अगर हम सेट A के ऊपर जितने भी ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स हैं उन सारे ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद जो सेट बने उसको A ऑर्थोगोनल कहेंगे। A के ऊपर ऑर्थोगोनल का साइन डालकर लिखेंगे, इसको हम सेट A का एनिहिलेटर कहेंगे। एनिहिलेटर ऑफ सेट A में हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स X हैं, वो सारे X हैं जो A पर ऑर्थोगोनल हैं। A पर ऑर्थोगोनल होने का मतलब है जिनका A के तमाम एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 है। तो ये हमने बात की है कि एनिहिलेटर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस किसको कहते हैं। अगर H हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस हो और A उसका कोई सबसेट हो तो सबसे पहली बात जो हम नोट करने लगे हैं वो ये करने लगे हैं कि 0 जो है वो A ऑर्थोगोनल में ज़रूर होगा, A के एनिहिलेटर में 0 ज़रूर होगा। क्यों होगा 0, ज़रा याद कर लें। अगर 0 का इनर प्रोडक्ट जो है वो हर A के एलिमेंट के साथ 0 आ जाए, ऑब्वियसली जब भी मैं 0 का A के किसी भी एलिमेंट Y के साथ इनर प्रोडक्ट लूँगा तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब है 0 जो है वो A के एनिहिलेटर में ज़रूर मौजूद है। यहाँ से नतीजा आप निकाल सकते हैं कि A का एनिहिलेटर जो है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। A के एनिहिलेटर में A के ऑर्थोगोनल में कम से कम एक एलिमेंट हमने देखा है, 0 जो है वो ज़रूर मौजूद है। क्या 0 के अलावा भी A के एनिहिलेटर में एलिमेंट्स हो सकते हैं? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन एक सूरत में कंफर्म है कि 0 के अलावा भी A के एनिहिलेटर में एलिमेंट्स होंगे और वो क्या है कि अगर A हमारे पास जो है वो प्रॉपर क्लोज सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस H हो। H हिल्बर्ट स्पेस है, A हमारे पास अगर इसकी एक सबस्पेस है कैसी, जो क्लोज्ड है और प्रॉपर है। अगर ऐसा हो तो फिर कंफर्म है कि A के एनिहिलेटर में कम से कम एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट ज़रूर होगा। एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस में ज़रूर मौजूद होगा जो A पर ऑर्थोगोनल होगा, जो A के एनिहिलेटर में होगा। उस सूरत में अगर A जो है वो प्रॉपर क्लोज सबस्पेस ऑफ ए हिल्बर्ट स्पेस है। इसके अलावा
अगर वो प्रॉपर क्लोज सबस्पेस ना हो हिल्बर्ट स्पेस की, तब भी उसमें हो सकता है नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स मौजूद हों ए के एनिलेटर में। लेकिन ए के एनिलेटर में कंफर्म है कि एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट कम से कम ज़रूर होगा, और वो उस वक्त होगा जब ए जो है वो एच की प्रॉपर क्लोज सबस्पेस है। इसके अलावा कुछ और एनिलेटर से रिलेटेड रिजल्ट्स हैं। अगर हम ए के एनिलेटर का एनिलेटर मालूम करें तो उसको इस तरह से डिनोट करेंगे। और याद रहे एक और बात कि ए जो है वो ए के डबल एनिलेटर का सबसेट होगा। ए के डबल एनिलेटर का सबसेट होगा। ए का एनिलेटर जो है उसमें क्या है, ए के एनिलेटर में हमने देखा है ए के एनिलेटर में हिल्बर्ट स्पेस के वो एलिमेंट्स हैं जिनका इनर प्रोडक्ट ए के एलिमेंट्स के साथ 0 है। तो अगर हम ए के एनिलेटर का एनिलेटर बनाना चाहेंगे तो इसमें हिल्बर्ट स्पेस के वो एलिमेंट्स होंगे जिनका ए के एनिलेटर के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो। वो सारे हिल्बर्ट स्पेस के एलिमेंट्स जिनका y के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो, जहां पर y जो है वो हमारे पास a के एनिलेटर में से हो। ये वाला सेट जो बनेगा वो a के एनिलेटर का एनिलेटर होगा, और ऑब्वियसली इसमें एलिमेंट जो है वो a के तो ज़रूर मौजूद होंगे, क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एनिलेटर के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना रहे हैं। इसलिए a के डबल एनिलेटर में जो हैं a के सारे एलिमेंट मौजूद हैं। अगर आपके पास कोई x a में मौजूद है तो वो a के डबल एनिलेटर में भी ज़रूर होगा। a जो है वो a के डबल एनिलेटर का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जहन में ये पैदा होता है कि क्या a जो है वो a के डबल एनिलेटर के इक्वल भी हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास जो है वो ये है कि अगर आपके पास A एक सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H की, A अगर क्लोज्ड है देन A का डबल एनिलेटर A के इक्वल होगा, और ये रिजल्ट जो है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। अगर हमारे पास A जो है वो हिल्बर्ट स्पेस की सबस्पेस है, A अगर क्लोज्ड है तो A का डबल एनिलेटर A के इक्वल होगा, और अगर A का डबल एनिलेटर A के इक्वल है तो फिर A जो है वो उसकी क्लोज सबस्पेस होगी। और अगर क्लोज्ड नहीं है तो फिर A के डबल एनिलेटर का सबसेट होगा। एग्जैक्टली जो है A के डबल एनिलेटर के इक्वल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो R2 है। R2 इनर प्रोडक्ट स्पेस है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है। A मैंने इसका एक सबसेट लिया है। इस एक में मैं ले रहा हूँ वो एलिमेंट्स जिनका y कोऑर्डिनेट 0 है और x कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। यानी बेसिकली मैं इसमें पॉजिटिव x एक्सिस ले रहा हूँ। ये वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं वो मैं A में ले रहा हूँ। ये क्लियरली आप देख सकते हैं ये A H में क्लोज्ड नहीं है। अगर हम इसका एनिलेटर मालूम करें तो A का जो एनिलेटर है वो हमारे पास y एक्सिस आ रहा है। y एक्सिस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के एलिमेंट्स के साथ ऑर्थोगोनल हैं। अब अगर मैं y एक्सिस का एनिलेटर मालूम करूं, यानी A का डबल एनिलेटर मालूम करूं, तो वो मेरे पास x एक्सिस आ रहा है। x एक्सिस पर जितने एलिमेंट्स हैं वो y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं, और ये जो A का डबल एनिलेटर आया है ये तो A के इक्वल नहीं है, क्योंकि A मैंने क्या लिया था, A मैंने सिर्फ पॉजिटिव x एक्सिस लिया था, जबकि A एनिलेटर y एक्सिस आया और A के एनिलेटर का एनिलेटर जो है वो पूरा x एक्सिस आ गया। तो A के एनिलेटर का एनिलेटर जो है वो A के इक्वल नहीं है, और उसके ना इक्वल होने की वजह ये है कि जो हमारे पास A है वो क्लोज सबस्पेस H की नहीं है। तो A के डबल एनिलेटर का सबसेट होता है, इक्वल हो सकता है कब, अगर A जो है वो हिल्बर्ट स्पेस H की एक क्लोज सबस्पेस हो। अदरवाइज A जो है वो A के डबल एनिलेटर का प्रॉपर सबसेट होगा, इक्वल कभी भी नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट हम कुछ रिजल्ट्स की बात करने लगे हैं।
एनिहिलेटर से रिलेटेड, और अगर ए और बी जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस एच के सबसेट हों, और इस तरह से हो कि ए बी का सबसेट हो, तो फिर जो बी का एनिहिलेटर है वो ए के एनिहिलेटर का सबसेट होगा, उल्ट हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो बी का एनिहिलेटर ए के एनिहिलेटर का सबसेट होगा। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो यूनियन के एनिहिलेटर के बारे में है। यूनियन का एनिहिलेटर जो है वो एनिहिलेटर्स के इंटरसेक्शन के इक्वल हुआ करेगा। और नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो इंटरसेक्शन के एनिहिलेटर के बारे में है। ए इंटरसेक्शन बी का एनिहिलेटर जो है वो सुपरसेट होगा ए के एनिहिलेटर यूनियन बी के एनिहिलेटर का। हमने यूनियन की दफ़ा कहा है कि यूनियन का एनिहिलेटर अलग अलग एनिहिलेटर्स के इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, लेकिन इंटरसेक्शन की दफ़ा हमने इक्वल नहीं कहा, हमने कहा है इंटरसेक्शन का एनिहिलेटर अलग अलग एनिहिलेटर्स के यूनियन का सुपरसेट होगा। इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम एक एग्जाम्पल देखने लगे हैं जिसमें इक्वल नहीं है। हम बात कर रहे हैं इस वक्त R2 की। R2 जो है हमें मालूम है ये एक हिल्बर्ट स्पेस है, और हम इसके दो सबसेट्स A और B ले रहे हैं। A हमने x एक्सिस ले लिया, B हमने y एक्सिस ले लिया। A का एनिहिलेटर अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा है, A x एक्सिस है, x एक्सिस का एनिहिलेटर वो सारे वेक्टर जो x एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हैं वो y एक्सिस पर हैं। A का एनिहिलेटर B है, और जो B का एनिहिलेटर है जो सारे एलिमेंट्स y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हैं वो x एक्सिस है, यानी A है। अब हमारे पास A का एनिहिलेटर B है, B का एनिहिलेटर जो है वो हमारे पास A है, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा भला? A हमारे पास x एक्सिस है, B हमारे पास y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस A और B का जो इंटरसेक्शन है वो 0 0 है, और A इंटरसेक्शन B का एनिहिलेटर अगर हम मालूम करें 0 0 हर वेक्टर पर परपेंडिकुलर होता है। जब हम A इंटरसेक्शन B का एनिहिलेटर मालूम करेंगे तो वो पूरी की पूरी R2 आ जाएगी, पूरी की पूरी हमारी स्पेस आ जाएगी। A इंटरसेक्शन B हमारे पास 0 0 है, x एक्सिस और y एक्सिस में कॉमन एलिमेंट सिर्फ ओरिजिन है। ये जो 0 0 वेक्टर है ये चूंकि R2 के हर एलिमेंट पर ऑर्थोगोनल है, तो A इंटरसेक्शन B का एनिहिलेटर जो है वो पूरा का पूरा R2 है। हमने A एनिहिलेटर देखा B है, B एनिहिलेटर देखा A है, A इंटरसेक्शन B का एनिहिलेटर R² पूरी की पूरी हिल्बर्ट स्पेस है। अब हम A एनिहिलेटर और B एनिहिलेटर का यूनियन मालूम करते हैं। A एनिहिलेटर यूनियन B एनिहिलेटर जो है वो A यूनियन B आ जाएगा, यानी उसमें सिर्फ x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा। x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा बाकी जितने पॉइंट्स हैं प्लेन के वो कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा, यानी A एनिहिलेटर यूनियन B एनिहिलेटर में A और B x एक्सिस और y एक्सिस के एलिमेंट्स हैं, ये पूरा का पूरा R2 नहीं है, यानी ये इंटरसेक्शन B के एनिहिलेटर के इक्वल नहीं है। ये हमने एग्जांपल देखी है जिसमें A इंटरसेक्शन B का एनिहिलेटर इक्वल नहीं है A एनिहिलेटर यूनियन B एनिहिलेटर के। एनिहिलेटर से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। अगर A का ट्रिपल एनिहिलेटर मालूम किया जाए तो वो A के एनिहिलेटर के इक्वल हुआ करता है। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है कि A इंटरसेक्शन A का एनिहिलेटर 0 वाले सेट का सबसेट होगा, यानी A इंटरसेक्शन A एनिहिलेटर या तो इसमें एक एलिमेंट आएगा 0 या ये एम्प्टी सेट आ जाएगा, इसके अलावा और कोई एलिमेंट भी नहीं आएगा। A और A के एनिहिलेटर के इंटरसेक्शन में 0 आएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। अगर A जो है वो हम R2 के अंदर x एक्सिस ले लें, A क्या ले लिया जाए, x एक्सिस ले लिया जाए, तो A का एनिहिलेटर A के ऊपर ऑर्थोगोनल एलिमेंट वो सारा का सारा हमारा y एक्सिस बन रहा है। A का एनिहिलेटर y एक्सिस बन रहा है, A हमारे पास x एक्सिस है। A और A के एनिहिलेटर का जो इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, ओरिजिन यहाँ पे 0 0 एलिमेंट है जो कि हमारी हिल्बर्ट स्पेस का इनर प्रोडक्ट स्पेस का 0 है। ये वो केस है जिसमें A और A के एनिहिलेटर के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 है। A और A के एनिहिलेटर का इंटरसेक्शन एम्प्टी वाली एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर A जो है मैं वो ले लूँ पॉजिटिव x एक्सिस,
क्या ले लिया जाए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ी देर पहले भी हमने लिया था। इस सूरत में जो ए का एनिहिलेटर है, ए अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर जो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं वो पूरा का पूरा वाई एक्सिस है। अब ए और ए के एनिहिलेटर में क्या कॉमन है? इस दफा ए में याद रहे 0 0 मौजूद नहीं है। ए में हमारे पास एलिमेंट्स x, 0 हैं और वो वाले x हैं जो 0 से बड़े हैं। तो इसमें हमारे पास ओरिजिन मौजूद नहीं है। ए के एनिहिलेटर में वाई एक्सिस में ओरिजिन मौजूद है, लेकिन इनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो जब आप ए और ए के एनिहिलेटर का इंटरसेक्शन मालूम करते हैं तो वो 0 वाले सेट का सबसेट होता है, यानी या 0 इसमें एलिमेंट होगा या इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ए का एनिहिलेटर जो है वो क्लोज सबस्पेस होती है हिल्बर्ट स्पेस H की। H हिल्बर्ट स्पेस है, A इसका कोई सा सबसेट है। जब आप इसका एनिहिलेटर मालूम करेंगे तो वो कंफर्म है कि वो H की एक क्लोज सबस्पेस बनेगी। A इटसेल्फ सबस्पेस हो या ना हो, A का एनिहिलेटर हमेशा H की क्लोज सबस्पेस होगी। और याद करें, अगर आपके पास कोई हिल्बर्ट स्पेस हो, आपके पास उसकी कोई क्लोज सबस्पेस हो, तो वो क्लोज सबस्पेस भी हिल्बर्ट स्पेस हुआ करती है। यानी ए का एनिहिलेटर जो है वो हमेशा एक हिल्बर्ट स्पेस हुआ करेगी। ए के एनिहिलेटर से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अगर ए और बी जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस H की क्लोज सबस्पेसेस हैं। कैसी सबस्पेसेस हैं? क्लोज सबस्पेसेस हैं। और ए और बी जो हैं वो आपस में ऑर्थोगोनल हैं। ए और बी हिल्बर्ट स्पेस H की क्लोज सबस्पेसेस हैं, ए और बी आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अगर ऐसा है तो फिर a प्लस बी से जो आप सबस्पेस बनाएंगे वो भी हमेशा क्लोज सबस्पेस होगी। यानी अगर a और b जो हैं वो हिल्बर्ट स्पेस की क्लोज सबस्पेसेस हैं तो a प्लस बी भी एक क्लोज सबस्पेस होगी अगर a और b आपस में ऑर्थोगोनल हैं। a प्लस बी याद करवा दूं क्या होता है? a प्लस बी में हम a और b के एलिमेंट्स ऐड कर लिया करते हैं। अगर a और b सबस्पेसेस हैं तो इनके सम से बनने वाला ये जो सेट a प्लस बी है ये भी एक सबस्पेस ही हुआ करती है। और अगर a और b क्लोज्ड हैं, a और b आपस में ऑर्थोगोनल हैं, a और b के ऑर्थोगोनल होने का मतलब है सेट a और सेट b के सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल हैं, उनका इनर प्रोडक्ट 0 है, तो इनके सम से a प्लस बी जो सबस्पेस बनेगी वो भी क्लोज होगी। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं a प्लस बी भी एक हिल्बर्ट स्पेस होगी। अगर a और b क्लोज्ड हैं हिल्बर्ट स्पेस की क्लोज सबस्पेसेस हिल्बर्ट हुआ करती हैं, तो उस सूरत में a प्लस बी भी एक हिल्बर्ट स्पेस होगी। एक और रिजल्ट है हमारे पास, अगर a हमारे पास क्लोज सबस्पेस है हिल्बर्ट स्पेस H की, तो a और a के एनिहिलेटर का अगर आप सम निकालेंगे तो वो पूरी की पूरी हिल्बर्ट स्पेस हो जाएगी। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। R2 हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस है। a अगर हम ले लें x एक्सिस, इसका ऑर्थोगोनल जो है, इसका जो एनिहिलेटर है वो हम देख चुके हैं। इसका एनिहिलेटर हमारे पास y एक्सिस है। अब अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस का सम मालूम करें, ये सम के ऊपर मैं सर्कल डाल रहा हूँ। सर्कल डालने का मतलब ये है कि ये ऐसा सम है जिसके अंदर a और b के इंटरसेक्शन में सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन है, सिर्फ और सिर्फ 0 है। इनका जो सम है डायरेक्ट सम वो पूरी की पूरी हिल्बर्ट स्पेस H होगी। जब भी a हमारे पास हिल्बर्ट स्पेस की क्लोज सबस्पेस हो तो उस सूरत में a और a के एनिहिलेटर का जो डायरेक्ट सम है वो हिल्बर्ट स्पेस के इक्वल हुआ करेगा। और नेक्स्ट रिजल्ट हम देख रहे हैं कि अगर a जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है हिल्बर्ट स्पेस का, a का जो डबल ऑर्थोगोनल है हमने देखा था वो a को कंटेन करता है। a का डबल ऑर्थोगोनल जो है वो स्मॉलेस्ट क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ H होगी विच कंटेन्स a का डबल ऑर्थोगोनल a को कंटेन करेगा। a का डबल ऑर्थोगोनल क्लोज सबस्पेस होगी H की, ऑब्वियसली लीनियर सबस्पेस होगी, और ये a को कंटेन करने वाली स्मॉलेस्ट क्लोज सबस्पेस होगी। ज़रा याद कर लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव स्पेस हमने किसको कहा था। हमने कहा था n हमारे पास एक नॉर्म स्पेस है, और अगर आप इसकी सेकंड ड्यूल स्पेस मालूम करें
ड्यूल स्पेस जो होती है वो सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स होती है। अगर आप इसकी सेकंड ड्यूल स्पेस मालूम करें और वो दोबारा n के इक्वल ही आ जाए तो हम कहते हैं n जो है वो रिफ्लेक्सिव है। और यहाँ पर हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस होती है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है। जब भी आप किसी हिल्बर्ट स्पेसेस की सेकंड ड्यूल स्पेस मालूम करते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक आ जाती है h के, इसलिए हमारे पास जो हिल्बर्ट स्पेस है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव स्पेस होती है। हिल्बर्ट स्पेस हमेशा रिफ्लेक्सिव हुआ करती है। और हिल्बर्ट स्पेसेस से रिलेटेड लास्ट रिजल्ट है हमारे पास, अगर A जो है वो किसी हिल्बर्ट स्पेस की क्लोज सब स्पेस है तो जो फैक्टर स्पेस है H/A वो आइसोमॉर्फिक होगी A के ऑर्थोगोनल के। हमने एनिहिलेटर पढ़ा है और एनिहिलेटर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट स्टडी किए हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर की बात करने लगे हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास H1 और H2 दो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं, हमारे पास एक फंक्शन t है H1 से H2 पर और एक फंक्शन t स्टार है H2 से H1 पर। ये दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। हम इन दोनों बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स को एक दूसरे का एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे अगर t x y का इनर प्रोडक्ट x t स्टार y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो, जहां पर हमारे पास x जो है वो H1 में से है और y जो है वो हमारे पास H2 में से है। अगर t x y का इनर प्रोडक्ट x t स्टार y के इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो और ये तमाम x और y के लिए हो, जिनमें x हम H1 में से ले रहे हैं, y हम H2 में से ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हम t और t स्टार को एक दूसरे का एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे। t स्टार को हम कहेंगे वो t का एडजॉइंट ऑपरेटर है और t को हम कहेंगे वो t स्टार का एडजॉइंट ऑपरेटर है। एक इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास t L2 से L2 पर एक ऑपरेटर है। L2 याद रखें हमारे पास सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं, खास तरह की सीक्वेंसेस हैं। L2 को हम प्रूव कर चुके हुए हैं, देख चुके हुए हैं कि ये हिल्बर्ट स्पेस होती है। T हमने L2 से L2 पे और T स्टार भी L2 से L2 पे एक ऑपरेटर डिफाइन किया है। यहाँ पर कैसे डिफाइन किया है, अगर x और y दो सीक्वेंसेस हैं हमारे पास, L2 के अंदर जो सीक्वेंस x है हमारे पास वो बेसिकली x1 x2 x3 सो ऑन इन्फिनिट एलिमेंट्स की सीक्वेंस है। y जो है वो भी हमारे पास इसी तरह की सीक्वेंस है, y1 y2 y3। आपने याद कर लेना है कि अगर ये सीक्वेंसेस हमारे पास L2 के अंदर हैं तो L2 के अंदर होने के लिए इनमें क्या खास खूबी होनी चाहिए, वो याद करना आपका काम है। हमने यहाँ पर t कैसे डिफाइन किया है, हम कहते हैं t जो है वो राइट शिफ्ट है। हर सीक्वेंस के एलिमेंट को एक धक्का लगा के आगे कर देता है। फर्स्ट एलिमेंट 0 ले लेता है और जो सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट था उसे सेकंड बना लेता है, सेकंड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट बना लेता है। ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। और जो टी स्टार है वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। हमारे पास सीक्वेंस y1 y2 y3 सो ऑन थी। जो फर्स्ट टर्म है वो गायब हो जाएगी टी स्टार के ऑपरेट होने के बाद, सेकंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और जो थर्ड टर्म है वो सेकंड टर्म बन जाएगी और सो ऑन। ये टी और टी स्टार जो हमने ऑपरेटर्स डिफाइन किए हैं, इस वक्त हमारा क्लेम ये है कि ये दोनों एक दूसरे के हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं। टी और टी स्टार जो हैं वो हमारे पास हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर है। कैसे पता चलेगा, हमें ये वाली कंडीशन चेक करनी है कि टी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट और x और t स्टार y का इनर प्रोडक्ट सेम है या नहीं है। हमारे पास tx जो है वो इस वक्त है 0, x1 x2 और सो ऑन। ये हमारे पास tx है और हमारे पास जो y है वो ये है। जब हम इन दोनों का इनर प्रोडक्ट लेंगे तो इनर प्रोडक्ट में हम फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे, थर्ड को थर्ड से करेंगे, यानी tx और y का जो इनर प्रोडक्ट है वो बनेगा हमारे पास
फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 0 हो जाएगा, इस x1 को y2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 y2 प्लस x2 y3 और प्लस सो ऑन। और इसी तरह से अगर हम x और t स्टार y का इनर प्रोडक्ट मालूम करें, t स्टार y जो है वो हमारे पास क्या होगा, t स्टार y हमारे पास लिखा हुआ है क्या है, y2 y3 और सो ऑन। जब हम इसका और x का इनर प्रोडक्ट मालूम करेंगे, इस x का और इसका, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे x1 y2 बनेगा, प्लस सेकंड को सेकंड से करेंगे x2 y3 बनेगा, ये सेम ही बनेगा। यानी हमारे पास जो txy है वो xt स्टार y के इक्वल है। ये दोनों जो हमारे पास ऑपरेटर्स हैं ये एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं। तो हमने डेफिनेशन देखी है कि हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर जो है वो हम किसको कहते हैं, और हमने उसकी एक एग्जांपल भी देखी है। और अब हम देखने लगे हैं हिल्बर्ट एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स। अगर हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं t और s, ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स हैं। अल्फा हमारे पास कोई स्केलर है यानी फील्ड का एलिमेंट है। अगर t हमारे पास बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हैं तो याद रहे हर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर का हमारे पास जो है एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर भी एग्जिस्ट करता है। इनकी मदद से हम कुछ रिजल्ट्स देखने लगे हैं। हमारे पास सबसे पहला रिजल्ट ये है कि t स्टार y x और y t ऑफ x इक्वल होंगे। हमने कहा यह था कि हम t स्टार को एडजॉइंट ऑपरेटर कहेंगे अगर t x y इक्वल हो x t स्टार y के। लेकिन इसी में हम आर्डर तब्दील भी कर सकते हैं। हम t स्टार y x और y t ऑफ x जो है ये भी इक्वल होंगे, प्रूफ किया जा सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो ये है कि अगर हम इन लीनियर ऑपरेटर्स का सम मालूम करें s प्लस टी और उसका एडजॉइंट मालूम करें तो वो अलग अलग एडजॉइंट्स के सम के इक्वल होगा। लीनियर ऑपरेटर्स के सम वाले का एडजॉइंट अलग अलग एडजॉइंट्स के सम के इक्वल होगा। और अगर आप अल्फा टी का एडजॉइंट मालूम करते हैं तो वो अल्फा का कॉन्जुगेट और टी के एडजॉइंट के इक्वल होगा। अल्फा का कॉन्जुगेट और टी का एडजॉइंट, अल्फा टी के एडजॉइंट का फार्मूला ये होगा हमारे पास। और जब आप एडजॉइंट का एडजॉइंट मालूम करेंगे तो हमेशा टी के इक्वल होगा। टी का एडजॉइंट अगर टी स्टार है तो टी स्टार का एडजॉइंट जो है वो टी के इक्वल होगा। ये रिजल्ट याद रहे। और रिजल्ट याद रहे कि टी स्टार इंटू टी का नाम निकाला जाए या टी इंटू टी स्टार का नाम निकाला जाए, ये दोनों टी के नाम के इक्वल हुआ करते हैं। और अभी थोड़ी देर में एक और रिजल्ट देखेंगे कि टी और टी स्टार का नाम आपस में इक्वल हुआ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और रिजल्ट कि टी एडजॉइंट और टी का आंसर अगर 0 आ रहा है तो इफ एंड ओनली इफ टी 0 हो। टी अगर 0 होगा तो फिर टी स्टार और टी का जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल होगा। और एस टी स्टार जो है वो टी स्टार एस स्टार के इक्वल होगा। लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में होगा अगर हमारे पास H1 और H2 जो हिल्बर्ट स्पेसेस हैं वो सेम हैं। अगर ये सेम नहीं है हमारे पास तो फिर हम एस और टी की कंपोजिशन वाला लीनियर ऑपरेटर डिफाइन नहीं कर सकेंगे। और जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था लास्ट रिजल्ट कि टी स्टार का नाम निकालें या टी का नाम निकालें वो हमेशा इक्वल होगा। ये हमारे पास एडजॉइंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम कुछ और ऑपरेटर्स डिफाइन करने लगे हैं। 3 तरह के ऑपरेटर्स हम डिफाइन करने लगे हैं कि सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होगा, यूनिटरी ऑपरेटर क्या होगा और नॉर्मल ऑपरेटर क्या होगा। सबसे पहले बात करने लगे हैं सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर की। इसके लिए हमारे पास जो ऑपरेटर है टी वो एच से एच पर है। अगर बाउंडेड ऑपरेटर है, बाउंडेड ऑपरेटर है तो इसका एडजॉइंट हम मालूम कर सकते हैं। अगर हम टी का एडजॉइंट मालूम करें और वो टी के ही इक्वल आ जाए, टी का एडजॉइंट टी के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे टी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है। अगर हम टी का एडजॉइंट मालूम करें और वो टी इनवर्स के इक्वल आ जाए और टी बाइजेक्टिव भी हो, टी का एडजॉइंट टी इनवर्स के इक्वल हो और टी बाइजेक्टिव भी हो तो फिर हम टी को यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे। और अगर
टी का जो एडजॉइंट है और जो टी है उनकी कंपोजिशन टी स्टार इंटू टी या टी इंटू टी स्टार अगर सेम आ रही हो तो हम कहेंगे वो नॉर्मल ऑपरेटर है। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होगा अगर टी का एडजॉइंट टी के इक्वल हो, टी स्टार टी के इक्वल हो, अगर टी स्टार टी इनवर्स के इक्वल आ जाए और टी बाइजेक्टिव हो तो फिर हम टी को यूनिटरी ऑपरेटर कहेंगे। अगर टी स्टार इंटू टी और टी इंटू टी स्टार इक्वल आ रहे हो तो हम नॉर्मल ऑपरेटर कहेंगे। जरा गौर करें, अगर टी स्टार टी के इक्वल है यानी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है तो यहाँ पे टी स्टार इंटू टी और टी इंटू टी स्टार सेम आ जाएंगे यानी वो नॉर्मल ऑपरेटर भी होगा। सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हमेशा नॉर्मल ऑपरेटर होता है। और देखें अगर टी बाइजेक्टिव हुआ और टी स्टार जो है वो टी इनवर्स के इक्वल हुआ, यहाँ टी इनवर्स लिखें, टी इनवर्स इंटू टी और टी इंटू टी इनवर्स, ये दोनों आइडेंटिटी बनेंगे और इक्वल आ जाएंगे यानी जो हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर होगा वो हमेशा एक नॉर्मल ऑपरेटर होगा। हमने तीन तरह के ऑपरेटर्स डिफाइन किए हैं, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर या हर्मिशियन ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर और नॉर्मल ऑपरेटर। और हमने देखा ये है कि जो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर या हर्मिशियन ऑपरेटर है वो नॉर्मल ऑपरेटर भी है, जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो नॉर्मल ऑपरेटर भी है। जहन में एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या नॉर्मल ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट होगा, क्या नॉर्मल ऑपरेटर यूनिटरी ऑपरेटर होगा? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, हो भी सकता है। एक ऐसी एग्जांपल देखने लगे हैं जिसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर है वो नॉर्मल है लेकिन ना तो सेल्फ एडजॉइंट है और ना ही यूनिटरी है। एच हमारी हिल्बर्ट स्पेस है। यहाँ पर याद रहे इस हिल्बर्ट स्पेस में हम जो फील्ड है वो कम्प्लेक्स नंबर्स का ले रहे हैं। एच हमारी हिल्बर्ट स्पेस है, फील्ड हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का है। हमने ऑपरेटर टी डिफाइन किया एच से एच पर कि टी ऑफ एक्स जो है वो 2 आयोटा एक्स के इक्वल है। हम चेक कर सकते हैं ये एक बाउंडेड ऑपरेटर है, अगर ये बाउंडेड ऑपरेटर है तो इसका एडजॉइंट ऑपरेटर एग्जिस्ट करेगा। इसका जो एडजॉइंट ऑपरेटर है टी स्टार उसका फार्मूला होगा -2 आयोटा एक्स। ये वाकई एडजॉइंट ऑपरेटर है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे? जी बिल्कुल, कैसे चेक करेंगे भला? हम देखेंगे ये कि टी ऑफ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए एक्स और टी स्टार वाई के इनर प्रोडक्ट के। देखते हैं ऐसा है या नहीं है। टी ऑफ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट हल करते हैं। टी ऑफ एक्स का आंसर जो है हमारे पास इस वक्त 2 आयोटा एक्स है, यानी ये मेरे पास 2 आयोटा एक्स और वाई बन जाएगा। इनर प्रोडक्ट में से याद करें, अगर स्केलर फर्स्ट एलिमेंट से कॉमन लेना हो तो स्केलर बाहर कॉमन ले लिया करते हैं। अल्फा एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट अल्फा एक्स कोमा वाई के इनर प्रोडक्ट के इक्वल हुआ करता है। और एक्स कोमा अल्फा वाई का इनर प्रोडक्ट हल कर रहे हो तो बाहर आने पे अल्फा का कॉन्जुगेट बन जाता है। इस तरह अगर अल्फा बाहर है और सेकंड क्वाड्रेंट के साथ लिखना चाहते हैं इनर प्रोडक्ट में तो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। और 2 आयोटा वाई का जो 2 आयोटा का कॉन्जुगेट है वो हमारे पास -2 आयोटा वाई, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट जो है इनर प्रोडक्ट में वो -2 आयोटा वाई बन गया। और -2 आयोटा वाई को हम टी स्टार वाई लिख सकते हैं, तो ये बन गया एक्स कोमा टी स्टार वाई। तो हमने देखा ये है कि जो टी एक्स कोमा वाई का इनर प्रोडक्ट है, टी एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल है एक्स और टी स्टार वाई के इनर प्रोडक्ट के। इसका मतलब है हमारे पास जो टी स्टार है वो टी का कॉन्जुगेट ऑपरेटर है। हमारे पास ये जो टी है आप देख ही सकते हैं कि ये यूनिटरी ऑपरेटर नहीं है, चेक किया जा सकता है, इस वक्त हम नहीं चेक कर रहे हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि टी और टी स्टार आपस में इक्वल नहीं है, और इक्वल ना होने का मतलब है टी हमारे पास सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी नहीं है। लेकिन मेरा क्लेम इस वक्त ये है कि जो टी और टी स्टार हैं ये दोनों नॉर्मल ऑपरेटर हैं। कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल ऑपरेटर है? पहले हम सॉल्व करते हैं टी और टी स्टार। टी स्टार एक्स, जब टी स्टार एक्स होगा तो -2 आयोटा एक्स आ गया। जब टी ऑपरेट होगा तो एक और 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x बन गया। इसी तरह से अगर हम
टी स्टार और टी को एक्स पे ऑपरेट करें, पहले टी एक्स पे ऑपरेट होगा, टी एक्स पे ऑपरेट होगा तो 2 आयोटा एक्स आ जाएगा। अब टी स्टार इस पे ऑपरेट होगा, टी स्टार ऑपरेट होगा तो इस 2 आयोटा एक्स के साथ -2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4x बन जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि टी स्टार एक्स पे ऑपरेट हो या टी स्टार टी एक्स पे ऑपरेट हो, आंसर हमेशा 4x आ रहा है, यानी ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। और अगर दो फंक्शंस के आंसर हमेशा सेम हो तो वो दोनों फंक्शंस सेम होते हैं, यानी टी स्टार और टी स्टार टी इक्वल हैं। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहते हैं ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर है, यानी हमारे पास जो t है वो एक नॉर्मल ऑपरेटर है। हालांकि ये t हमारे पास ना तो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर है और ना ही ये यूनिटरी ऑपरेटर है। तो याद रहे, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर होता है, यूनिटरी ऑपरेटर नॉर्मल ऑपरेटर होता है, लेकिन हर नॉर्मल ऑपरेटर सेल्फ एडजॉइंट या यूनिटरी ऑपरेटर्स नहीं होते हैं। ये हमने एडजॉइंट ऑपरेटर पढ़ा और एडजॉइंट ऑपरेटर से रिलेटेड कुछ मज़ीद डेफिनेशन सीखी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने फंक्शनल एनालिसिस में जितने टॉपिक्स पढ़ने थे, जितने टॉपिक्स रिवाइज करने थे, वो सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए हैं। आज जो टॉपिक्स पढ़े हैं इनसे रिलेटेड जो MCQs हैं वो आपको दे दिए जाएंगे और उन MCQs के आंसर्स को हम जूम की क्लास में डिस्कस करेंगे।